चंदा मामा पर अपना चंद्रयान। कैसे होगी लैंडिंग, इंडिया को क्या हासिल? चंद्रमा पर क्या क्या करेगा चंद्रयान? चांद पर जय हिंद, कल आएगी खुशखबरी। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नेहरू तारा मंडल से ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत महज 30 घंटे दूर, महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रमा से, चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग हो, इसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट पूरी तरीके से तैयार हैं। चंद्रमा पर जब चंद्रयान उतरेगा तो क्या होगा? चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने के पीछे का मकसद क्या है? चंद्रमा से क्या चीजें हासिल होंगी? पूरी दुनिया की नजरें चंद्रमा पर क्यों हैं? कल 6:04 का समय रखा गया है। कल शाम 6:04 वो समय होगा जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। ये समय शाम के वक्त का क्यों मुकर्रर किया गया है? क्या शाम के वक्त जब ये लैंडिंग होगी उस वक्त समय चेंज तो नहीं हो जाएगा? क्या प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी इसरो के साइंटिस्ट ने तैयार किया है? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इंडिया टीवी पर। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं श्री के बालाचंद्रन, सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट, नेहरू तारामंडल। आपका बहुत स्वागत है। रिंटू नाथ भी हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट, और मनीष पुरोहित, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके मन में जितने भी सवाल चंद्रयान 3 को लेकर उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज इंडिया टीवी पर आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि चंद्रयान 3 का इंतजार कैसे पूरी दुनिया कर रही है। चंद्रयान 3 को लेकर क्या वो बड़े सवाल हैं जो आपके, मेरे, पूरी दुनिया के जहन में हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 6:04 पर ये लैंडिंग होगी। क्या ये समय बदला तो नहीं जाएगा? अभी लैंडर विक्रम के सभी हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं। इसरो की तरफ से जानकारी साझा की गई है। लैंडर विक्रम 30 किलोमीटर की दूरी पर लैंड करेगा। 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो अभी बताई जा रही है और ये दूरी धीरे धीरे करके कम होगी। इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। आखिरी मिनट कितने क्रूशियल होंगे ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिशन मून को लेकर हिंदुस्तान अगर चांद मुट्ठी में करेगा तो वो मुट्ठी में कैसे करेगा, उसको लेकर क्या बड़े सवाल हैं? तो सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ, शाम 6:04 पर ही लैंडर क्यों उतर रहा है? एन मौके पर लैंडिंग का वक्त तो नहीं बदल जाएगा? चंद्रयान 3 से भारत को क्या हासिल होगा? और क्या चांद की सतह पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि पूरा एवरेस्ट समा जाए? जो आम भाषा में चर्चा की जा रही है, जो फोटोज आए हैं, उसको लेकर पूरे देश भर में जो चर्चाएं हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इंडिया टीवी से मिलेंगे। साउथ पोल में ही स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर, नेहरू तारा मंडल से। ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रमा से, चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग हो, इसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट पूरी तरीके से तैयार हैं। चंद्रमा पर जब चंद्रयान उतरेगा तो क्या होगा? चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने के पीछे का मकसद क्या है? चंद्रमा से क्या चीजें हासिल होंगी? पूरी दुनिया की नजरें चंद्रमा पर क्यों हैं? कल 6:04 का समय रखा गया है। कल शाम 6:04 वो समय होगा जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। ये समय शाम के वक्त का क्यों मुकर्रर किया गया है? क्या शाम के वक्त जब ये लैंडिंग होगी उस वक्त समय चेंज तो नहीं हो जाएगा? क्या प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी इसरो के साइंटिस्ट ने तैयार किया है? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इंडिया टीवी पर। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपके एक एक
सवाल का जवाब देंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं श्री के बालाचंद्रन, सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट, नेहरू तारामंडल। आपका बहुत स्वागत है। रिंटू नाथ भी हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट, और मनीष पुरोहित, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके मन में जितने भी सवाल चंद्रयान 3 को लेकर उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज इंडिया टीवी पर आपको मिलेंगे। इसरो ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में बताया है कि मिशन अपने तय रास्ते पर है, सिस्टम की नियमित जांच हो रही है और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही कुछ ही घंटों का फासला बचा है और इस कुछ ही घंटों के फासले में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो हमारा विक्रम लैंडर है उसको लगातार देखा जाए, जांच की जाए कि आखिर उसकी स्थिति कैसी है। और इसरो लगातार विक्रम लैंडर के बारे में जानकारी देश के साथ भी साझा कर रहा है। मिशन अपने तय रास्ते पर है, यानी जहां पर जाना है चंद्रयान 3 को, उसी रास्ते पर चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। और जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो आप विक्रम लैंडर है, वो पूरी तरीके से ठीक हालत में है। सब कुछ जिस तरीके से तय किया गया था उसी हिसाब से चल रहा है। अभी तक की स्थिति ये है, ठीक 25 किलोमीटर दूरी पर अभी विक्रम लैंडर है। 25 किलोमीटर की दूरी से इसे चांद के सरफेस तक लाना है। उससे पहले की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो इसरो की तरफ से पूरी की जा रही हैं और उसमें एक ये है कि नियमित जांच की जाए। शुरुआत मनीष पुरोहित जी आप ही से कर रही हूं। जो पहला सवाल लोगों के जहन में है कि कल का दिन मुकर्रर हो गया, समय 6:04 मुकर्रर हो गया, ये एग्जैक्ट समय होगा? समय बदला तो नहीं जाएगा इन मौके पर? यही समय होगा जब भारत एक इतिहास रच देगा? देखिए, ये जो समय हमने डिसाइड किया है इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। हम विक्रम को उस वक्त लैंड करना चाहते हैं चांद के ऊपर जब वहां पर सनराइज हो रहा हो, क्योंकि हमारा जो पूरा मिशन है वो 14 डेज के लिए प्लान्ड है। सूरज, चांद के ऊपर सूरज की जो रोशनी है वो 14 दिन तक लगातार आती है, फिर वहां पर 14 दिन तक लगातार रात रहती है। अब हमारे मिशन की लाइफ है 14 दिन, तो हमारा लैंडिंग का जो सिंक्रोनाइज्ड वे में होगा वो ऐसा होगा कि जब सूरज की पहली रोशनी या सनराइज जब हो रहा होगा उस पोजीशन पे जहां पर हम लैंड करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि हमारा टचडाउन उसी वक्त हो। लेकिन यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसरो ने 2 प्रायोरिटीज रखी है। पहली प्रायोरिटी वो है जो कि हमारी 23 तारीख की लोकेशन पे हम लैंड करने की सोच रहे हैं। लेकिन इन केस अगर कुछ भी ऐसा होता है, मतलब ये बहुत ही हाईली इम्प्रोबेबल इवेंट है, लेकिन इफ इन केस वैसा होता भी है तो हमारे पास एक और रिजर्व साइट है, उसके लिए हमको 27 तारीख तक का वेट करना होगा। बिल्कुल, देखिए 27 तारीख तक का वेट करना पड़ सकता है। ये प्लान बी की बात है, लेकिन अभी जो प्लान ए जिसको लेकर पूरा देश आश्वस्त है, पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है, दुआएं की जा रही हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाए, लैंडिंग सेफली हो जाए और चंद्रमा पर क्या है ये पूरी दुनिया के सामने हम ला सकें। बालाचंद्रन जी, चांद पर हम उतरेंगे, चांद के साउथ पोल पर भारत ऐसा पहला देश होगा दुनिया का जो उतरेगा। क्या है ऐसा साउथ पोल में खास, या साउथ पोल पर उतरना इतना जरूरी क्यों है जो पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही है? हमारा जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे ये हमारा चंद्रयान 1 जब हमें भेजा गया है, सबसे पहले दुनिया को हमने बताया कि वहाँ पर पानी का खंडन हो सकता है। तो इसी वजह से हमें चंद्रयान 2 को भी भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया, पार्शली फेल हो गया, यही कह सकता हूँ। और इसकी वजह से हम चंद्रयान 3 को भी अभी लॉन्च किया। हमारा मेन मकसद ये है वहाँ पर पानी का खंडन वहाँ पर कितना है और कितना गहरा भी पानी मिलेगा और पानी का किस स्टेज पे है, वाटर आइस रूप में है या तो लिक्विड रूप में है, ये तो देखने के लिए हमने वहाँ पर चंद्रयान 3 भेजा है। तो क्या सिर्फ पानी को ढूंढना ही रिंटू जी एकमात्र मकसद है कि वहाँ पर पानी है या नहीं, या इसके अलावा भी बाकी तमाम चीज़ों पर नजरें रहेंगी हमारे प्रज्ञान रोवर की? इसमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, इसमें 6 इंस्ट्रूमेंट्स है, 4 विक्रम पे है जैसे मैंने बोला और 2 प्रज्ञान रोवर पे है। रोवर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं ना वो स्पेक्ट्रो एनालिसिस करना है ना। स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या करते हैं, वो एलिमेंटल पार्टिकल्स क्या है, उसमें एलिमेंट्स क्या है उसकी खोज लेते हैं। उसमें H2O भी हो सकता है और अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। स्पेक्ट्रल एनालिसिस उसी के लिए किया जाता है कि वो एलिमेंट्स क्या है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस दोनों है उसमें है। जबकि विक्रम के पास जो 4 है वो डिफरेंट पर्पस के लिए है। वो सेस्मिक, जैसे कि मैंने बोला, सेस्मिक एक्टिविटीज़, मतलब वो तो मतलब मून को एक आता है नहीं, कब आता है, कितनी फ्रिक्वेंसी में आते हैं। उसके बाद प्लाज्मा डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे टेस्ट इसमें 4 होंगे। तो टोटल 6 इक्विपमेंट्स हैं। 14 दिन तक, जैसे कि सर ने बताया कि 1 ल्यूनर डे इज़ 14 डेज अर्थ डेज।
सो वो 14 दिन तक ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। 14 दिन के बाद जो ल्यूनर नाइट आए उसमें टेम्परेचर इतने कम हो जाएंगे -150 डिग्री सेल्सियस और सो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स और नहीं काम करें, बट उसके बाद हो सकता है कि फिर से लूनर डे आ जाए एंड ये जितनी बैटरी लाइफ रह गई उसके फिर से अनदर 14 दिन का लाइफ फिर मिलेगा, बट दैट विल बी बोनस। अदरवाइज 14 दिन के लिए मिशन लाइफ इज 14 डेज। धरती से इतना दूर चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर लैंड करेगा तो कैसे संपर्क होगा? चंद्रयान 3 से जब प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर होगा तो वो वहां पर क्या काम करेगा? ये जो 14 दिन हम लगातार जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो 14 दिन होंगे, ये कितने महत्वपूर्ण होंगे? इस 14 दिन में क्या क्या जानकारियां जुटाई जाएंगी? इन तमाम सवालों के जवाब आइए जानने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, इस पूरे मॉडल की अगर हम जिक्र करें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल पहले अलग हो चुका है, अब इन दोनों पर सबकी निगाहें हैं। ये लैंड होने जा रहा है और जब जैसे ये लैंड होगा उसके बाद प्रज्ञान रोवर नीचे उतरेगा। लैंडिंग के बाद कितना वक्त लेगा प्रज्ञान रोवर नीचे उतरने में? देखिए, लैंडिंग होने के बाद सबसे पहले विक्रम जो है इसके सारे सब सिस्टम्स को अप किया जाएगा। अप किया जाएगा मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि इसको जगाया जाएगा। इसको जगाने के बाद जब ये कम्प्लीटली अप हो जाएगा तो एक कमांड रन होगी। ये जो रैंप है ये फोल्डेड पोजीशन में होगा और इस रैंप पर प्रज्ञान जो है यहाँ पर टाइड अप होगा, बंधा हुआ होगा। तो फिर ये रैंप 2 वेज में खुलेगी। पहले ये ऊपर जाएगी, मतलब ये फोल्डेड होगी 2 पार्ट में, पहले ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ये खुल के पूरी सामने नीचे आ जाएगी और यहाँ पर रोवर होगा जो यहाँ से नीचे उतरेगा। जब ये रोवर नीचे निकल रहा होगा तो ये केबल से अटैच्ड होगा रैंप पे, एंड वंस ये पूरा जब टच डाउन कर जाएगा सरफेस पे तो केबल डिटैच हो जाएगा एंड देन स्टार्ट मूविंग ऑन द लूनर सरफेस। इस तरीके से इसकी लैंडिंग हो जाएगी और ये कितनी दूरी तक रहेगा? ये बस बाहर निकल जाएगा, देन इट कैन गो अराउंड ऑन द लूनर सरफेस। और यहाँ पर इसके ऊपर भी कैमरा है, इसके ऊपर भी कैमरा है। ये एक दूसरे की फोटोज क्लिक करेंगे, इमेजेस क्लिक करेंगे। जो अपना रोवर है वो सिर्फ अपने लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है। अपना लैंडर जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है। अपना लैंडर अपने ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट कर सकता है। अपना लैंडर जो है कल ही इसरो ने चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे भी इसका कम्युनिकेशन चैनल सेट कर दिया। तो इसके पास 3 वे कम्युनिकेशन है, लेकिन रोवर सिर्फ और सिर्फ अपने लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये फोटोज एक्सचेंज करेंगे एंड देन वो जो फोटोज हैं वो सारी फोटोज ग्राउंड। अच्छा, ये संपर्क होता कैसे? जैसे इससे संपर्क होगा, ये हमारे ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट में रहेगा जो विक्रम लैंडर है। चंद्रमा और अर्थ की दूरी इतनी ज्यादा है, इतनी दूरी पर भी कैसे ये संपर्क होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है? इसको रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब बड़े बड़े ग्राउंड स्टेशन पे बड़े बड़े एंटीनास लगे होते हैं, काफी बड़े बड़े एंटीनास लगे हुए होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे अपने मोबाइल फोन में जैसे नेटवर्क आता है, तो वो जो नेटवर्क आता है मोबाइल फोन में, तो अपन कहीं भी सिग्नल के आजू बाजू होते, टावर के आसपास होते, तो वी गेट द सिग्नल, और हम उससे कभी रेंज के बाहर चले जाएं तो वी डोंट गेट द सिग्नल। कुछ उसी तरीके से बस यहाँ पर ये है कि जो पूरा प्रोसेस है ये इतना पावरफुल होता है कि वी कैन गेट दैट कम्युनिकेशन फॉर दैट लॉन्ग रेंज, जो कि 3,84,000 किलोमीटर दूर की रेंज, उस पर भी काम करता है। बट इन केस अगर हमारा लैंडर एक ऐसी पोजीशन में लैंड कर गया जहां पर हमें ग्राउंड स्टेशन से डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं है, मतलब इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन से नहीं हो पा रहा है, उस केस में हम प्रोपल्शन मॉड्यूल को और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसको यूज करेंगे और ये उनसे कम्युनिकेट करेगा और वो फिर ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, यानी रिंटू जी, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये अब अलग हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये अभी एक्टिव है, इसका काम अभी भी लगातार जारी है। इसका काम सिर्फ इसको ले जाना नहीं था, इसको सिर्फ पुश करना नहीं था, इसका अभी और भी बाकी काम है। ये क्वेश्चन लेने के पहले मैं थोड़ा सा और एक एक्सटेंड करता हूँ। पहले वाला कम्युनिकेशन आप पूछे थे, कम्युनिकेशन कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन इंडियन डीप स्पेस कम्युनिकेशन इंडिया में बने हुए हैं, जो कि एरे ऑफ सैटेलाइट, एरे ऑफ एंटेनास, उसके साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा। एंड किसी भी हालत में अगर नहीं कर पाए, जैसे इन्होंने बताया, इट विल कम्युनिकेट विद द प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 की जो ऑर्बिटर, वो सेकेंड ऑप्शन है। अदरवाइज इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद इंडियन डीप स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गए। ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, इसका टाइम ड्यूरेशन आफ्टर द डिटैचमेंट, जो विक्रम लैंडर का डिटैचमेंट था, इसके बाद इसकी जो फ्यूल बचा हुआ था, इसके ऑर्बिट करना था करीब 30 दिन से 60 दिन तक। इंटरेस्टिंगली इसमें फ्यूल बचा हुआ है 150 kg, जैसे कि डेटा नासा का डेटा बताते हैं, इसरो का डेटा बताते हैं। तो ये इसकी फ्यू मंथ्स से इसकी जो लाइफ स्पैन ना अभी फ्यू ईयर्स हो गए, 3 साल तक भी चल सकते हैं। उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें एक सेंसर्स लगे हुए, इसको बोलते हैं
स्पेक्ट्रल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक एनालिसिस ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसको बोलते हैं शेप। शेप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अर्थ से हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि ओनली हैबिटेबल प्लैनेट वी नो, उसकी डेटा, उसकी स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर रहे हैं। डिफरेंट इंटायर स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं उसकी एनालिसिस करके इसकी जो ब्लूप्रिंट बनता है, ब्लूप्रिंट बनेगा, ये ब्लूप्रिंट आगे काम आएगा एक्सो प्लैनेट जो कि अर्थ लाइक प्लैनेट जो कि बाकी सिस्टम में हो सकते हैं, उसके साथ मैच करा के वेदर देयर इज अ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा इसके लिए नहीं है लाइफ फॉर्म अदर प्लैनेट और अदर गैलेक्सीज में है या नहीं। तो उसके जब फिंगरप्रिंट को इसकी जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस हो रहा है, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक एनालिसिस होगा, अर्थ से जाएगा, उसके फिंगरप्रिंट जैसा यूज़ करा जाएगा एंड उसको मैच किया जाएगा। ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टेज में चले गए। सो पहले लग रहा था कि इनके काम जो लैंडर है इसको पहुंचाना है, डिटैच हो गई तो इसके काम ज़्यादा बचे नहीं, 1-2 महीने रहेगा जब तक कम्युनिकेट कर लेगा, वो भी रिडंडेंट कम्युनिकेशन। अभी लेकिन इसका शेप जो है, इसके एक न्यू लीज ऑफ लाइफ देते हैं। 2-3 साल बहुत है डेटा एनालिसिस के लिए एंड ये हो सकता है कि बहुत फार रीचिंग इसकी रिजल्ट आ सकते हैं। भारत पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। अब ये चंद्रयान 3 को, इसके अगर कॉस्ट के बारे में कहा जा रहा है तो चंद्रयान 2 से भी कम में इसे हम भेजने में कामयाब रहे हैं। ये कैसे संभव कर पाता है भारत? देखिए, इसमें जो ईंधन हमने यूज़ किया है और बहुत ही सस्ता वाला हमने यूज़ किया है, जैसे अमेरिका वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत महंगे से, और उन्होंने जैसे रशिया ने बहुत जल्दी पहुंचा है, हमने पूरा ऑर्बिट में चक्कर लगा के धीरे धीरे अरे कदम जो है फूक हमने निकाला है। तो इसलिए हमारा कॉस्ट जो टेक्निकली जो उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे वो भी कम कॉस्ट है। और इसके अलावा हमारा जो साइंटिस्ट है, जो इंडिया में जो काम कर रहे हैं जो साइंटिस्ट है, अमेरिका जो काम कर रहे जो साइंटिस्ट है भी बहुत कम रेट है इनका, जो सैलरी वाइज अगर देखा जाए वो भी बहुत कम है, तो इसका कॉस्ट नेचुरली कम होगा। अच्छा, यही सवाल रूस को लेकर अब हर किसी के जहन में है कि रूस इतना पैसा भी खर्च करता है, रूस पावरफुल देश भी है, उसका चंद्रयान जाते जाते लूना 25 क्रैश हो गया। भारत अभी भी उस रेस में शामिल है, भारत तेजी के साथ दौड़ भी रहा है और पूरी उम्मीदें हैं कि भारत वहां पर सेफ लैंडिंग कराएगा और चांद पर क्या है ये पूरी दुनिया को भारत दिखाएगा। क्या दोनों में बेसिक अंतर है, लूना 25 जो रूस ने भेजा और जो चंद्रयान 3 जो हम भेज रहे हैं उसमें? देखिए, लूना 25 का जो इंसिडेंट था वो तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। अगर हम साइंटिफिक कम्युनिटी के लेवल पे बात करें, साइंटिफिक एंडेवर्स की बात करें, तो डिफरेंस ये था कि उनका सिर्फ लैंडर था और वो 1 साल तक काम करने वाला था, और अपना लैंडर भी है और रोवर भी है, और अपनी मिशन लाइफ जो है वो 14 डेज की है। बाकी एक्सपेरिमेंटल अगर अपन एस्पेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी कुछ तो सिमिलर थे। उनके पास एक और चीज़ ये थी कि उनने एक क्रेन टाइप का स्कूप निकालने का सिस्टम भी बनाया था जो उनके साथ अटैच गया था, जो कि चांद की मिट्टी को इकट्ठा कर उसका एनालिसिस करने वाला था। अपना जो सेटअप है वो वैसा नहीं था कि अपन कोई स्कूप निकालेंगे चांद की मिट्टी का और उसको अपन एनालाइज करेंगे, बट जो साइंटिफिक पार्ट बात करें, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की बात करें, जो हम बात कर रहे थे कि हम क्या वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो पार्ट बस इतना ही डिफरेंस था कि हमारे पास एक रोवर एक्स्ट्रा है। बाकी ओवरलैपिंग था क्योंकि वो भी वही पढ़ना चाह रहे हैं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, बस ये कि उनका लैंडर जो है वो क्रैश हो गया, जो कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट। तो ये जो हमारा प्रज्ञान रोवर है ये स्टडी कैसे करेगा? जैसे आपने रशिया का बताया कि स्कूप था कि वो मटेरियल ले सकता था चांद से, ये हमारा जो प्रज्ञान रोवर है ये कैसे स्टडी करेगा कि सरफेस पर क्या है, सिर्फ फोटोग्राफ्स के जरिए? नहीं, इनके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, पेलोड्स लगे हुए हैं। वो जो पेलोड्स हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइन है उन चीज़ को, जैसे एक इल्सा पेलोड की अपन ने बात करी थी जो कि एक सिस्मोमीटर है, तो वो चांद की सतह से टच होगा और फिर वो जो वाइब्रेशन है उसको रीड करेगा। तो ऐसे अलग अलग पेलोड्स बने हुए हैं। इसके अंदर भी पेलोड्स हैं जो कि चांद के सतह के आसपास प्लाज्मा का जो एनवायरनमेंट होता है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की जो रोशनी आ रही है, धरती पे जो सूरज की रोशनी आती है ना, वो अपना एटमॉस्फेयर काफ़ी कुछ उसमें से हाई एनर्जी को निकाल देता है, जो अपना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। चांद के पास ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है, तो जब वो हाई एनर्जी रेडिएशन आता है तो वो चांद की सतह के पास में एक हाई एनर्जी पार्टिकल की एक लेयर बना देते हैं जिसको प्लाज्मा कहते हैं, तो उसकी स्टडी करेगा। तो वो सारे इक्विपमेंट्स इनके अंदर, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स इनके अंदर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी दुनिया के सामने पहुंचेगी। हाँ, ये ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होगी ये इन्फॉर्मेशन जो भी हम करने वाले हैं। ये विक्रम लैंडर के जो डेटा जो है इसमें 2 टाइप का होना है। एक है जो थ्रस्टर जो इसको कंट्रोल कर रहा है स्पीड को, ये थ्रस्टर्स को जो थ्रस्ट कितनी देनी है, क्योंकि इसमें ना अभी जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मून के साथ ये हॉरिजॉन्टल है,
और इसकी स्पीड जो है करीब करीब 1600 मीटर पर सेकेंड। 1600 मीटर पर सेकेंड मतलब एक बुलेट की स्पीड की डबल ऑलमोस्ट। उस स्पीड को कम करना है, तो ये काउंटडाउन स्टार्ट होगा कल। अभी तो ये ऑर्बिट ले रहा है, मून को घूम रहा है कि मिनिमम 25 किलोमीटर टू मैक्सिमम 130 किलोमीटर। अराउंड 30 किलोमीटर कल 5:45 उस स्टेज में विक्रम लैंडर का डिसेंट स्टेज स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया 4 स्टेज में डिसेंट होगा। उस टाइम थ्रस्टर का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो पैरामीटर्स, जो सारे पैरामीटर्स चेक होने के साथ साथ इसकी स्पीड, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल स्पीड, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए प्लस टिल्ट कंट्रोल करने के लिए इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। वेलोसीमीटर क्या है? ये वेलोसिटी को कंट्रोल मेजर करके बताता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, लैटरल वेलोसिटी एज वेल एज वर्टिकल वेलोसिटी, वेलोसीमीटर। और एक है एक्सीलरोमीटर, वो जाइरोस्कोप बेस्ड, मतलब टिल्ट ना हो जाए। क्या होती है टॉर्शन के लिए, ये जब कंट्रोल करने का, वर्टिकल करने का कोशिश करते हैं, ये ऐसा होने की जगह में ऐसा ना, उल्टा ना के घूमने ना लग जाए, तो टॉर्शनल कांस्टेंट होनी, इसको मेजरमेंट्स होनी चाहिए जाइरोस्कोप बेसिस। तो वो इसमें लगे हुए हैं। ऑल्टीमीटर लगे हुए हैं। ऑल्टीमीटर मतलब इसका ऑल्टीट्यूड, नीचे से, जो मैं बोल रहा था, फर्स्ट स्टेज के बाद 7.42 किलोमीटर में आ जाना चाहिए नीचे से डिस्टेंस। पहले तो 30 किलोमीटर से स्टार्ट करेगा। 30 किलोमीटर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 30, इट में स्टार्ट फ्रॉम 25। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ड ब्रेकिंग हो रही है, जो हार्ड ब्रेकिंग के बाद 7.42 किलोमीटर दैट इज फिक्स्ड। तो उसके लिए ऑल्टीमीटर चाहिए। कितने ऑल्टीट्यूड में ये रहेगा, 7.42 एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है ऑल्टीट्यूड होल्डिंग, 10 सेकेंड की है। 10 सेकेंड की इंपॉर्टेंस ये है, वो 10 सेकेंड के बाद ये विक्रम लैंडर 6.68 किलोमीटर पे हाइट पे आनी चाहिए। सो ये सारे ऑल्टीट्यूड मेजरमेंट करेंगे। वेलोसीमीटर जो वेलोसिटी मेजर करके इसकी थ्रस्ट वाल्व जो है वो इधर ज़्यादा थ्रस्ट करे या कम करे, ठीक, मतलब वो उल्टा दिशा में थ्रस्ट देगा तो ये स्पीड कम होते रहता है। तो देन ये टिल्ट होगा। ये थर्ड स्टेज में टिल्ट होने लगते हैं। थर्ड स्टेज मतलब स्मूथ ब्रेकिंग। थर्ड स्टेज मतलब जब ये करीब करीब 6.68 किलोमीटर से लेके 1100 मीटर, मतलब 1.1 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेंगे। वो वर्टिकल डिस्टेंस जब कवर करते, ये डिस्टेंस 25 किलोमीटर कवर करते हैं। इतना मुश्किल है क्योंकि चांद के उस जगह पर हम लोग लैंड करने जा रहे हैं। उस जगह पर हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कोई जानकारी नहीं है। अभी जो इसरो फोटो जारी कर रहा है उसमें जो आम लोग समझेंगे वो ये कि छोटे छोटे गड्ढे हम लोगों को नजर आ रहे हैं, कि छोटे छोटे गड्ढे हैं। कितना मुश्किल है, कैसे हमने तैयार किया उस अनदेखी जगह के लिए अपने विक्रम लैंडर को कि सेफ लैंड भी कर दे और हमारा जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए। देखिए एक्चुअली जो इमेजेस हमारे पास हैं, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो चांद के चारों तरफ तकरीबन 10,000 ऑर्बिट कर चुका है। तो उससे हमारे पास बहुत डिटेल्ड टेरेन एनालिसिस है चांद का। अपार्ट फ्रॉम दैट नासा का जो एलारो मिशन है उसने भी चांद के बहुत चक्कर काटे, तकरीबन 60,000 चक्कर वो काट चुका है चांद के। तो उन दोनों से हमारे पास काफ़ी डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं जो हमें बताते हैं चांद के टेरेन के बारे में। लूनर साउथ पोल जो है वहाँ पर बहुत क्रेटर्स हैं, अनइवन सरफेस है। तो जैसा अभी सर बता रहे थे ना कि जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो इसमें जो वो एटीट्यूड कंट्रोल फेज होगा ना, जहाँ पर जिसको लास्ट टाइम भी हमने कैमरा पोस्टिंग फेज बोला था, उस वक्त मेन वहाँ पे कैमराज जो है वो इमेजेस क्लिक करेंगे और वो ऑनबोर्ड इमेजेस जो हमने ऑलरेडी अपलोड करके भेजी एक तरीके से मान लीजिए, उन ऑनबोर्ड इमेजेस को हम उस रियल टाइम एआई एनालिसिस से रियल टाइम इमेजेस को कंपेयर करेंगे कि हम सही ट्रेजेक्ट्री पे है ना, सही पाथ पे है ना, सही रास्ते जा रहे हैं ना। और फिर जब सर ने बताया ना जैसे हज़ार डिटेक्शन कैमरा वाली बात करी थी, जब हम 150 मीटर ऊपर होंगे तो वो एनालिसिस भी जो होगा, वो कैमरा से हम जो फोटो लेंगे तो वो भी एक एनालिसिस होगा कि हमें वहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर हमें वहाँ पे दिख रहा है कि कोई छोटा गड्ढा है, अनइवन सरफेस है, तो हम उसको भी अवॉइड करेंगे। तो ये दो बड़े पार्ट है जहाँ पर हम एक ऐसे टेरेन उतरने की कोशिश करें जिसको हमने देखा नहीं है खुद से, लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व किया है हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड से। अभी एक चीज ऐड कर सकते हैं हम। हाँ। जो चंद्रयान 2 की जो क्रैश लैंडिंग हुआ था उसका डेटा भी यूज किया गया इसको डिजाइन करने में, क्योंकि क्रैश लैंडिंग के टाइम में जितने भी डेटा थे उसका हिसाब से इसके थ्रस्टर का डिजाइन को चेंज किया गया। हाँ। पहले इसको सेंट्रल थ्रस्टर भी एक था, उसको हटाया गया और इसकी थ्रस्टर पावर ज्यादा है। पहले था 400 न्यूटन की, अभी है ये 800 न्यूटन की। सो ये सारे डेटा जो है एनालिसिस करने के बाद लास्ट डेटा जो क्रैश लैंडिंग डेटा उससे लिया गया। और भी है इसके अंदर जो अपना विक्रम लैंडर है, इसमें जो पहले एक ऐसा मैकेनिज्म था जिससे हम इसको घुमा सकते, सर बताए थे ना, गायरोस्कोप है जो इसकी ओरिएंटेशन को चेक करेगा, उसके जो रिएक्शंस व्हील्स होते हैं जो इसको घुमाते हैं। भाई देखिए अभी आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये मेरा सेलफोन है,
अगर मेरे को उसको घुमाना है तो मैं इसको पकड़ के घुमा रहा हूँ, सतह पे घुमा रहा हूँ तो यूं घुमा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे इसको मैं पकड़ना नहीं चाहता हूँ, ये हवा में खुद से घूमे, तो दैट फिजिक्स इज इन वर्क हियर। उसकी कैपेसिटी भी 2.5 गुना बढ़ा दी। यानी हमारा जो विक्रम लैंडर था चंद्रयान 2 का, अगर उसकी ओरिएंटेशन बिगड़ गई तो उस ओरिएंटेशन को सही करने के लिए हमारे पास जो स्पीड थी वो थी 10 डिग्री पर सेकंड, अब उसको कर दिया है 25 डिग्री पर सेकंड। 2.5 गुना स्पीड तेज कर दी है कि अगर ओरिएंटेशन बिगड़ भी जाए तो हम जल्दी से सही ओरिएंटेशन। यानी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, सारी कैलकुलेशन की गई है, एक एक बात पर बारीकी से ध्यान रखा गया है। चंद्रमा पर उतरना है, साउथ पोल में क्या है ये पूरी दुनिया के सामने लाना है।